हाय फ्रेंड्स, तो ये टेंस क्लास है। तो ये फर्स्ट वीडियो है टेंस का और इसमें आप बहुत कुछ जानेंगे। बेसिक से टेंस जानने का मौका मिलेगा आपको। तो ये अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए और स्टेप बाय स्टेप हम टेंस के हर एक रूल्स और जितने भी प्रकार के होते हैं सभी को हम लोग समझेंगे। तो अभी जानते हैं कि टेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। यह आपके सामने स्लाइड के माध्यम से खींची जाएगी और आपको समझने में और बेहतर होगा। तो देखिए, टेंस का मतलब तो एक होता है कार्य। टेंस हमको कार्य शो करता है, जैसे कि कितना हुआ। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाता है तो अभी कितना देर पढ़ाया है, तो ये अनिश्चित है, ये एक तरह का हो गया। मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी काम चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। एक है पढ़ा चुका, तो काम ख़त्म हो चुका है। एक है कि वो पढ़ा तो रहा है बट कब से पढ़ा रहा है, सुबह से पढ़ा रहा है, तो एक समय पॉइंट बताया टाइम का कि सुबह से पढ़ा रहा है। तो टेंस एक हमको बताता है कार्य के बारे में कि कितना वर्क हुआ है, कितना कार्य हुआ है। और फिर टेंस हमको दूसरा चीज़ बताता है टाइम के बारे में कि जो काम हुआ है ना वो किस समय में हुआ है। ठीक है, एक तो कितना काम हुआ, दूसरा कौन से समय में हुआ है। जैसे समय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक बीता हुआ समय जिसको पास्ट बोलते हैं, वर्तमान समय जिसको प्रेजेंट बोलते हैं, आने वाला समय उसको हम लोग फ्यूचर बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार का समय होता है। तो 3 ही प्रकार में से किसी एक में क्या होगा, कोई काम हुआ होगा और वो कितना हुआ होगा, चल रहा है कि ख़त्म हो चुका है कि कब से चल रहा है, ये सारा कुछ बताता। तो टेंस हमको 2 चीज़ बताता है, एक तो वर्क बताता है, एक टाइम बताता है। तो इसी के अनुसार सेंटेंस तैयार होगी। तो अब आगे देखते हैं। जैसे हमने जाना कि टेंस हमको एक तो वर्क शो करता है कि कितना काम हुआ है, एक टाइम शो करता है। तो अब हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के कार्य थे, कुछ हो चुका था, कुछ चल रहा था, कुछ कभी किसी समय से चल रहा है। तो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। तो समय के हिसाब से ही, समय के अनुसार ही जितने समय हैं तो 3 ही समय है, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो इसी के आधार पर कार्य को डिसाइड किया गया कि कोई काम तो अभी प्रेजेंट में हुआ होगा, कोई काम पास्ट में हुआ होगा और कोई काम फ्यूचर में हुआ होगा। इसी को बेस पे, टाइम के बेस पे क्या हुआ, वर्क होता है और उसी के अनुसार क्या है, अब वर्क में भी क्या क्या हुआ, कितना हुआ, सबको दिया है। तो इसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। जैसे प्रेजेंट को 4 भाग में इंडेफिनिट किए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किए, प्रेजेंट परफेक्ट किए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किए। तो प्रेजेंट में इसके 4 पार्ट हो गए, पास्ट में भी सेम इसके 4 पार्ट होंगे और फ्यूचर में भी इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। तो अब इसको, अभी यहाँ पे आपको थोड़ा अलग से लग रहा होगा बट अभी आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहले तो टेंस हमको 2 चीज़ बताता है, एक तो वर्क बताता है, एक टाइम बताता है। तो हमने जान लिया कि टाइम 3 प्रकार के होते हैं। इसी टाइम के आधार पर कार्य को डिसाइड किया गया है। टेंस को अलग अलग वर्क को डिसाइड किया है, कोई प्रेजेंट के लिए, कोई पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो अभी कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आप सब बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आएगा। जैसे टेंस, सपोज कीजिए कि एक लड़का है और ये एक स्कूल है। तो ये एक लड़का है, इसको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। तो स्कूल इसका लक्ष्य हो गया। ठीक है, और ये लड़का क्या हुआ, यहाँ का मेन व्यक्ति हो गया। अब बीच में क्या रास्ता, तो स्कूल तक पहुँचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चलकर, रास्ते से चलकर इसको स्कूल जाना पड़ेगा। तो पहला लड़का था, दूसरा स्कूल था। बीच में स्कूल तक पहुंचने के लिए कुछ डिस्टेंस को या कुछ क्रिया करना पड़ेगा, तब जाकर वो स्कूल पहुंचेगा। तो जो पहला लड़का था उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, प्लस अब वो जो चलना हुआ उसका, उसको बोलते हैं क्रिया, मतलब कोई काम किया उसने। जब क्रिया करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। मतलब कर्म क्या था उसका, स्कूल पहुंचना, ये उसका कर्म है। तो वो स्कूल पहुंचेगा कैसे, क्रिया करके। कौन पहुंचेगा, कर्ता। सब्जेक्ट ने, मतलब कर्ता, एक लड़के ने यहाँ से चला तो और चलकर स्कूल पहुँच गया,
तो तीन चीज़ होती है, एक तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये एक फॉर्मूला बन गया आपका और इसी के आधार पर सेंटेंसेस तैयार होगी। तो जैसे सब्जेक्ट मान के चलिए मैं, या आप अभी जो देख रहे हैं वीडियो, अपने आप को मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, हिंदी में बोलेंगे कि स्कूल जाता हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं कहाँ जाऊँगा, स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये आ गया। और जाना क्या, वर्ब। तो हिंदी में अलग तरीके से लिखा हो सकता है, बट जब इंग्लिश में आप बनाएंगे तो इंग्लिश का जो रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी रूल से बनेगा और ये रूल ही आगे जाके आपको बहुत वर्क करेगा। तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए। तो फॉर्मूला क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आने वाले समय में अलग अलग सेंटेंस में क्या होगा, अलग अलग वर्ब की फॉर्म यूज़ की जाएगी। फिलहाल अभी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो क्या बन गया, आई गो टू स्कूल। तो ये एक मैंने एक सिंपल तरीके से आपको बता दिया और आगे अब देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ये इसकी पहचान है। पहचान को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ पहचान आए सेंटेंस में तो आप समझिए कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। और बाकी आपको पता ही, सब्जेक्ट पीछे आप देखिए वर्ब होता है, फिर SES एक नया चीज़ आ गया कि ये SES को कहाँ पे यूज़ करना है। जिसको पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात, और जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि कहाँ पे इसका उपयोग करना है। तो आप वीडियो को देखते रहिए। अब देखते हैं नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इंटरोगेटिव, प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे इससे, सब्जेक्ट, डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से फॉर्मूले पे आप चीज़ों को रखेंगे तो क्या होगा, सेंटेंस बनेगा और इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब कुछ WH फैमिली में क्वेश्चन पूछना होता है, जैसे W और H से स्टार्ट होता है, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, इस तरीके से। तो वाई मैंने बस लगाया है, पर W और H से स्टार्ट होने वाले किसी वर्ड को रख दीजिए। इसमें बहुत सिंपल है, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव के पहले WH फैमिली लगा दीजिए, अब बाकी चीज़ वैसे रख दीजिए तो बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, वाई, डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब 1 और लास्ट में लगा दिया हमने ऑब्जेक्ट, ये बन गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको देखने में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट बहुत आसान है। आप देखिए कैसे आसान है। इसमें से हम फर्स्ट बनाएंगे अफर्मेटिव और एक एक करके हम अच्छी तरह से समझेंगे। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी समझने में, और जो बिल्कुल नए हैं इस वीडियो में, इस क्लास में, तो उसको तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ओके, और जो पहले से सीखे हुए उनके लिए थोड़ी बोरिंग हो सकती है, तो आप सीखे हैं, और जो नहीं सीखे उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपने बोला कि वर्ब, जैसे हमने बताया कि वर्ब यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब इज़ द वन विच डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, कि क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता की, वो व्यक्ति अभी इस समय क्या कर रहा है वो चीज़ बताता है वर्ब। तो जिन वाक्यों में कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता हो तो उसे ही उस वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। सेंटेंस में और भी बहुत सारी वर्ब आएंगी, कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, तो इसमें कैसे पता लगेगा कि मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब वो होगा जो कि उस व्यक्ति का जो कार्य है उसको डिसाइड करे। जैसे यहाँ पे मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। जैसे गो मतलब जाना, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा मैं स्कूल जाता हूँ, तो जो गो है किसके बारे में बता रहा है, उस मेरे बारे में बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। तो गो यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। ओके, जैसे मैं खेलता हूँ, तो मैं
खेलता हूँ, तो खेलना क्या बता रहा है, मेरा मेन काम बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मुख्य क्रिया हो गई। तो ये वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स हैं, इसका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप टेंस में कोई भी सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। गो का फर्स्ट मतलब जाना, सेकंड फॉर्म है वेंट गया, थर्ड फॉर्म है गॉन गया हुआ। अब कम का फर्स्ट फॉर्म कम है, सेकंड फॉर्म केम जिसका मतलब है आया, थर्ड फॉर्म कम आया हुआ। प्ले मतलब खेलना, प्लेड मतलब खेला, प्लेड मतलब खेला हुआ। ईट मतलब खाना, एट मतलब खाया, ईटन मतलब खाया हुआ। डांस नृत्य करना, डांस नृत्य क्या हुआ, डांस नृत्य क्या हुआ। ये वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स हैं जिसको आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है और आपको वर्ब भी दी जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, जनरल जिसमें ना क्वेश्चन पूछा गया हो ना ही कोई ना लगा हो, मतलब कोई नेगेटिव उसमें कुछ प्रश्न नहीं है, सिंपल से साधारण वाक्य से क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो उसमें अफर्मेटिव उसको बनाते हैं। उसमें देखिए हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला आप पीछे देखे थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये बन गया। तो एक सेंटेंस आपके सामने है कि राम आम खाता है। इसमें राम है, आम है और खाना है, तीन चीज़ है। तीनों में से आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है तो वो तो एक व्यक्ति होगा, जैसे राम। तो राम अभी क्या काम कर रहा है, राम क्या कर रहा है, आम को क्या कर रहा है, खा रहा है। तो खाना तो उसका क्रिया हो गया, क्या खा रहा है वो, आम को खा रहा है, एक वस्तु है। तो वस्तु क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट पता लग गया कि राम है, कार्य क्या कर रहा है, खाना, तो वो उसका वर्ब हो गया। क्या खा रहा है, आम, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसको आप देखिए, आपके सामने ये फॉर्मूला है। अब मतलब इस सामने जो ऊपर आपके फॉर्मूले दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, उसको किस तरह से रखेंगे, प्रयास कीजिए। पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट की जगह पे राम को रखेंगे, फिर वर्ब बोलते लगाने के लिए तो हमने ईट लगाया। उसके बाद यहाँ पे एस और ईएस बोल रहे लगाने के लिए, तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो बन के क्या आएगा, राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, ये बन गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एस ई एस कहाँ से आया और इसको यहाँ पे हम एस क्यों लगाए, ई एस क्यों नहीं लगाए, और ये लगाना क्या ज़रूरी है। यस, रूल यही बोलता है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वहाँ पे एस या ई एस वर्ब में लगता है। तो थर्ड पर्सन कहने का अर्थ है कि जैसे एक मैं हो गया, एक सामने वाला व्यक्ति हो गया, और हम उस सामने वाले व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे राम के, श्याम के बारे में या उसके बारे में। तो अगर उसमें से कोई एक वस्तु है, एक है, जैसे राम एक है, ही एक है, शी एक है, इट एक है, तो उसमें आप क्या लगाएंगे, एस ई एस लगाएंगे। अब कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ पे ई एस लगेगा, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको इसके रूल्स बता देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कहाँ पे एस और कहाँ पे ई एस लगेगा। तो ये एक बात ध्यान दीजिए कि एस ई एस वहीं लगेगा जहाँ पे सिंगुलर बात की जाएगी, और वो भी तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन सिंपल बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे लगेगा। जब आपके सामने ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, इट आ जाएगा और कोई भी सिंगल नेम आ जाएगा, उस समय अगर आप अफर्मेटिव में कोई सेंटेंस बनाएंगे तभी एस और ई एस का उपयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसी के साथ आप करेंगे। तो चलिए इसके रूल को जानते हैं। एस ई एस रूल, रूल नंबर 1, ई एस कहाँ पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर स्वर है तो ई एस लगेगा। ये 5 वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, तो आप क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। वोवल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसमें आप क्या लगाएंगे, ई एस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे गो, तो ऊपर बता रहा है कि अगर अंतिम अक्षर वोवल है तो ई एस लगाएंगे, तो गो
तो लास्ट वर्ड देखिए क्या है, लास्ट लेटर इसका ओ है गो में, तो अब इस पे आप लगाएंगे GOES गोज। सी, तो यहाँ पे आप लास्ट अक्षर वोवल है बट यहाँ पे ऑलरेडी क्या है ई है और लगाना भी ES, इसलिए आप क्या करेंगे फिर से ES नहीं जोड़ेंगे, ई पहले से लगाया है तो सिर्फ ES आप S ही लगाएंगे तो ES ऑलरेडी बन जाएगा। ओके, तो सीज बनेगा। रूल नंबर 2, ES कैसे लगता है? अगर मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर O, डबल S, SH, X, डबल Z, CH ये होता है, ओके, तब आप ES का यूज़ करेंगे। मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर अगर ये सब से हो तब आप ES लगा देंगे। एग्जाम्पल कैच, कैच मतलब पकड़ना, तो CH आया ऊपर में से तो हम यहाँ पे रूल लगा देंगे ES। कैच, पास मतलब गुजरना, पास डबल S आए तो ES लगाएंगे तो पासेस। वॉश मतलब कपड़े धोना, वॉश, तो रूल यही बोल रहा है कि अगर SH है तो हम ES जोड़ देंगे तो वॉशेज, ठीक है। और इसका उपयोग वहीं करेंगे जहाँ पे ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम हो, अगर अफर्मेटिव में बना रहे हो तभी आप इसका यूज़ करेंगे। ओके, अब रूल नंबर 3, ES कहाँ लगता है? अगर मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और Y हो तब आप ES लगाएंगे। इसको ध्यान से जानिए। बोल रहे हैं कि अगर मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और Y हो तब आप ES लगाएंगे। कॉन्सोनेंट आपको पता है कि A-E-I-O-U, इसको छोड़ के 26 अक्षरों में से ABCD के जितने बचता वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। क्राई, C-R-Y, क्राई, तो रूल बोल रहा है कि अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट और Y होना चाहिए तब ES लगेगा। अब कैसे लगेगा वो देखिए, Y-I बन जाएगा और फिर C-R-Y था, अब C-R-I फिर ES लगेगा तो क्राइज। इस तरह से ES लगेगा यहाँ पे। F-R-Y, फ्राई, F-R-Y, फ्राई, तो कॉन्सोनेंट और वोवल एक साथ में आ गया तो I-Y क्या बनेगा, I बन के फिर ES लग जाएगा, फ्राइज। ओके, अब आगे देखते हैं। रूल नंबर 1, S लगाने का। अगर मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट है तो S लगेगा। अंग्रेजी के 26 अक्षर में से वोवल को छोड़कर बाकी बचा कॉन्सोनेंट कहलाता है। कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं जिसको 21 होते हैं, 21, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये सब कॉन्सोनेंट हैं। ओके, इस सब के साथ S लगेगा। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये वहीं पे लगेगा बनाते समय जब अफर्मेटिव में, ओके, अफर्मेटिव में बनाते समय अगर आपके सामने सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम आए उसी समय आप इसका यूज़ करेंगे। वो भी कब? मुख्य क्रिया के अंत में, जब अगर ये सब कुछ आता है तब। पर आप एग्जाम्पल अच्छी तरह समझेंगे। जैसे सिट, सिट मतलब बैठना, तो अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे हम S लगाएंगे, सिट्स। रीड मतलब पढ़ना, तो अंतिम अक्षर D है जो कि कॉन्सोनेंट, इसलिए हम यहाँ पे रीड्स लगाएंगे। ईट मतलब खाना, अंतिम लेटर क्या है इसका? कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने यहाँ पे S लगाया। तो ये रूल नंबर 1 हो गया S लगाने का। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो वीडियो को दोबारा से देखिए और फिर इसको समझिए, और आगे सेंटेंस बनाते समय आप इसको अच्छी तरह समझेंगे तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आगे जैसे जैसे सेंटेंस बनेगा आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर नहीं भी समझ में आ रही है कोई बात नहीं, फिर भी आप आगे बढ़ते रहिए, आपको समझ में आएगा। अगर आप 2-4 बार वीडियो को देखिए तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब रूल नंबर 2 जानते कि S कहाँ पे यूज़ होता है। अगर मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर वोवल हो
और वाई हो, दोनों एक साथ आए तब एस लगेगा। तो आपको वोवल पता है ए ई आई ओ यू, वोवल और वाई एक साथ आ जाता है तब सिर्फ एस लगाएंगे आप। जैसे से, ए क्या है लास्ट में, एस ए वाई, से। देखिए रूल बोल रहा है कि अगर वोवल और वाई एक साथ आ जाए तब आप एस लगाएंगे, तो हमने लगा दिया सेज। ले मतलब रखना, एल ए वाई, ले। तो अंतिम अक्षर वोवल और वाई आ गया तो हमने यहाँ पे लेज, लेज बन गया। प्ले मतलब खेलना, पी एल ए वाई, अंतिम अक्षर ए और वाई फिर आ गया मतलब वोवल और वाई, तब हम यहाँ पे लगाएंगे प्लेज। तो ये रूल आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा सेंटेंस बनाने में। तो यहाँ पे एस ई एस का रूल फिनिश होता है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अब देखते हैं कि सेंटेंस बनाते हैं, आपको और थोड़ा समझ में आएगा अफर्मेटिव में। तो चलिए अब सेंटेंस बनाना देखते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं, आपको बहुत आसानी होगी। अब अफर्मेटिव हम लोग पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट रूल था वर्ब 1 एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसको आप जानते फॉर्मूला, ये फार्मूला है। जैसे रवि पानी पीता है, तो रवि है पीने का ड्रिंक है वर्ब, और वाटर पानी है। अब इसको फॉर्मूले पर रखिए, रवि ड्रिंक, एस ई एस क्या लगेगा, जैसे रूल आपको पता था तो थोड़ा सोचिए कि ड्रिंक वर्ब है इसी में एस ई एस लगेगा। तो रवि एक लड़का है, इसलिए मैंने बोला था ना कि अगर ही शी और कोई भी एक सिंगल नेम हो तभी आप एस ई एस का रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो रवि एक लड़का है, कोई नेम है सिंगल, और ड्रिंक इसमें एस ई एस लगेगा, तो ड्रिंक में एस लगेगा कि ई एस लगेगा। तो के क्या है अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट, तो क्या रूल बता रहे थे, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो तो हम एस लगाएंगे। तो रूल के अनुसार हम यहाँ पे सिर्फ एस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट को रख देंगे वाटर। तो क्या बना, रवि ड्रिंक्स वाटर, ये बन गया। तो ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब 1 एस ई एस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूले को आप रट लीजिए। जैसे ट्रांसलेशन है आपके सामने और वर्ड मीनिंग है। जैसे राजीव पैसे लेता है, तो लेने का है टेक, अब बनाइए तो कैसे बनेगा, जैसे राजीव टेक्स मनी, ई एस लगेगा। जैसे हमने बताया कि ई पहले से लगा है तो आप दोबारा से ई नहीं लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे, बट रूल ई एस वाला ही लगेगा। अगर पहले से ई लगा हो तो हम बार बार ई नहीं लगाएंगे, अगर जहाँ नहीं लगा हो वहीं पे आप इसको लगाएंगे। तो टेक्स मनी, पापा पैसे देते हैं, फादर गिव्स मनी। रोहन बाजार जाता है, रोहन गोज टू मार्केट। भगवान सबको प्यार करते हैं, गॉड लव्स एवरीवन। गॉड एक है, इसलिए यहाँ पे एस ई एस में से रूल लग रहा है। तो यहाँ पे अगर एक हो तभी ये लगता है। मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है, आई राइट लेटर, यहाँ पे मैं भी एक है, बट यहाँ पे क्या लगा, एस ई एस नहीं लगा। तो हमने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया और मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ तो क्या हुआ, वो सेकंड पर्सन, और ही शी इट ये सब क्या हुआ, थर्ड पर्सन हो गया। ओके, तो आप ही शी इट कोई सिंगल नेम, इनके साथ ही एस ई एस लगेंगे। अभी इतना फिलहाल याद रखिए, अब बाकी कौन सा पर्सन होता है इसके बारे में आप जानेंगे। तो इसको आप बनाइए अपने कॉपी पे, ठीक है। और कुछ होमवर्क है आपके लिए अफर्मेटिव में, और कुछ वर्ब दिया गया, इस वर्ब को याद कर लीजिए, इसकी तीनों फॉर्म्स को। और फिर नीचे सेंटेंस दिया जा रहा है, जैसे मैं मंदिर जाता हूँ, वह तुमसे मिलता है, तो मैंने बोला ही शी इट, तो ही का मतलब वह, पापा, पापा भी सिंगल है। मैं नौकरी छोड़ता हूँ, मैं आई वी के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। एस ई एस कहाँ लगेगा, ही शी इट कोई सिंगल नेम, बस इसके साथ में। इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। रमेश कागज फाड़ता है, रमेश एक सिंगल है तो इसमें भी एस ई एस लगेगा। वह पंजाब जाता है, वह ही, ये भी सिंगुलर है, यहाँ भी एस ई एस लगेगा। भगवान शुद्ध भक्त से मिलते हैं, यहाँ भी एस ई एस लगेगा। मैं दोपहर में आता हूँ, यहाँ पे एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि मैं के साथ एस ई एस नहीं लगता है। वह सब कुछ छोड़ता है, शेर मनुष्य को फाड़ता है। तो जिस वर्ड मीनिंग की कमी आ रही है यहाँ पे साइड में वर्ड मीनिंग के हेडिंग में दिया गया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। जो सेंटेंस आपसे नहीं बन रहा है उसको आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपकी हेल्प वहाँ पे करेंगे।
दूसरा होमवर्क ये है, थोड़ा मैं दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, और बहुत सारी वर्ड मीनिंग दिया जा रहा है, आपको 20 वर्ड मीनिंग है, तो इसको याद करेंगे तो इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी। जितनी वर्ड मीनिंग आपको मिलती जा रही है उसको याद करते जाइए और बहुत आसान रहेगा। तो अगर आप इस होमवर्क को कंप्लीट करते जाएंगे और एक एक वीडियो को अच्छी तरह से देखते जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 6 महीने के अंदर आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो ये रूल आपको दिखा रहा है ऊपर, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब 1 SES प्लस ऑब्जेक्ट। इसी रूल पे आपको इस सारा सेंटेंस को बनाना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियोज़ आए तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो आपको पसंद लग रही है, अच्छी लग रही, तो अपने दूसरे फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।